तो हम आज की वीडियो में एक्ने वल्गैरिस पार्ट 2 के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि एक्ने के बारे में ये फर्स्ट वीडियो में, आज के पिछली वीडियो में हम आपके साथ एक्ने कील मुहासा क्या होता है, वल्गैरिस क्या होता है, इस पर काफी चर्चा कर लिया। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका इटियोलॉजी क्या है, कारण क्या है, क्यों हो जाता है, उसके लक्षण क्या हैं, उसका निदान क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है। इन तमाम बिंदुओं पर हमने पिछली वीडियो में काफी विस्तार से डिस्कशन कर लिया है। अब आज की वीडियो में हम सिर्फ एक बिंदु पर चर्चा करना चाहेंगे कि कील मुहासे से पीड़ित पेशेंट के लिए आप नर्सिंग केयर या नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे। एक नर्स होने के नाते आपका क्या कर्तव्य बनता है और उस पेशेंट के लिए आपको क्या क्या एसेस करने चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम किस बिंदु पर ध्यान दें कि हमें रोगी के सामान्य स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए या उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि वह किसी अन्य बीमारी से भी तो पीड़ित नहीं है, किसी अन्य तरह की दवाएं तो नहीं ले रहा है और कोई स्वास्थ्य संबंधी उसकी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसके जनरल हेल्थ के बारे में यानी सामान्य स्वास्थ्य के बारे में हमें असेसमेंट करना चाहिए, निर्धारण करना चाहिए। नंबर 2 क्या करना चाहिए, रोगी के लक्षण जैसे कमेडोन्स, पाप्यूल्स, पास्ट्यूल्स आदि की गंभीरता को, सीवियरिटी को एसेस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। वो क्या है, रोगी के लक्षण जैसे कमेडोन्स क्या है, तो यह एक्ने का ही एक प्रकार होता है, वैरायटी है। पाप्यूल्स क्या है, ये जो सिस्ट लाइक कड़े हो जाते हैं मुहासे, और ऐसे भी मुहासे होते हैं जो पस्टुलस हो जाते हैं यानी जिनमें पस फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये किस तरह का है, कैसे है, इसकी गंभीरता क्या है, एक नर्स को इसका असेसमेंट करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, जो उसका अफेक्टेड पार्ट है यानी जिन जिन बॉडी के हिस्से पर ये एक्ने का प्रभाव दिख रहा है, उसकी जब आप क्लीनिजिंग करते हैं, साफ सफाई करता है पेशेंट, तो उसे आपको क्या सलाह देना चाहिए। तो उसे आपको ये बताना चाहिए कि जब आप इसकी सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं, क्लीनिजिंग करते हैं, तो जो डॉक्टर के द्वारा ये प्रेस्क्राइब्ड या जो उसके निर्देश के अनुसार या उसके सलाह के अनुसार जो स्पेसिफिक सोप या लिक्विड बताया गया है, लोशन बताया गया है, सिर्फ उसी से उसकी धुलाई करें, बाकी किसी अदर केमिकल का उस पर यूज न करें, अन्यथा इससे व्यक्ति का नुकसान हो सकता है। और क्या एसेस करना चाहिए, चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही सभी टॉपिकल सिस्टेमिक दवाओं का उचित तरीके से प्रयोग करने की सलाह देनी चाहिए। तो एक नर्स का ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने पेशेंट को, जिससे पीड़ित, एक्ने से पीड़ित पेशेंट को ये जो टॉपिकल या सिस्टेमिक दवाओं का प्रयोग करना है, डॉक्टर ने जो एडवाइस किया है या जो पर्चा लिख करके दिया है, उनको उसी तरह से वो यूज करे जैसा कि उस पर्चे में लिखा गया है या जो डॉक्टर के द्वारा उचित गाइडलाइन दी गई है। ये टॉपिकल क्या है, तो जो लोकल एप्लीकेशन जैसे ऑइंटमेंट वगैरह या एक्सटर्नल यूज की दवाएं जो पेशेंट यूज कर रहा है, उनको कैसे लगाना है, कब लगाना है, कई बार लगाना है, और जो सिस्टेमिक दवाएं जो ओरल डोज में उससे लेना है, तो इन दवाओं का अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन, डॉक्टर के सलाह के अनुसार, परामर्श के अनुसार ही कैसा उसका डोज है और कई बार लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, इन तमाम बातों का डॉक्टर एक गाइडलाइन देता है पेशेंट को। तो उसी के अनुसार आप उसको गाइड करें, सलाह दें, उसका असेसमेंट करें पेशेंट का कि आपको ऐसे ही लेना है, आप इसमें अपने मन से कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते हैं। और क्या करना चाहिए, एक्ने वल्गैरिस का ट्रीटमेंट प्रायः लंबे समय तक चलता है, यानी इसमें लंबा ट्रीटमेंट चलता है। तो लंबा ट्रीटमेंट जब चलता है तो दवाओं का लाभ भी देर से ही आना शुरू होता है। अब इसमें होता क्या है कि पेशेंट जो है, पीड़ित जो है, ये मानसिक रूप से थोड़ा परेशान हो जाता है कि लगता है कि दवाएं काम नहीं कर रही हैं, क्यों नहीं इनको बदल दिया जाए या इस फिजिशियन को बदल दिया जाए, किसी दूसरे के यहाँ चला जाए। तो इस तरह से उसका काफी नुकसान होता है, काफी डैमेज होता है। तो एक नर्स का यह कर्तव्य बनता है कि ये सारी बातें उस पेशेंट को बताए कि ऐसा न करो, ऐसा करने से तुम्हारा नुकसान होगा
और तुम्हारी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, और उचित जो लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाएगा। आप थोड़ा धैर्य के साथ और डॉक्टर के अनुसार जितने समय तक वो कहता है, 6 महीना साल भर जो भी है, उतना समय तक धैर्य रख करके आप इलाज करिए, ट्रीटमेंट कीजिए और डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवाओं का और उसी तरीके से इस्तेमाल करिए तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो इन तमाम बातों का असेसमेंट एक नर्स को करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, टॉपिकल एजेंट का प्रयोग करने से पूर्व प्रभावित भाग को वॉश करने की सलाह देनी चाहिए। ये टॉपिकल एजेंट क्या है, यानी लोकल दवाएं, जो एक्सटर्नल यूज की दवाएं जो दी जाती हैं, उनका जो प्रयोग करना हो तो उसके पहले आप अपने अफेक्टेड पार्ट को, जहां पर ये कील मुहासे की प्रॉब्लम है, उसको पहले अच्छी तरीके से वॉश कर लें। वॉश करने के लिए बताया गया है कि डॉक्टर के गाइडलाइन के अनुसार ही साबुन या लिक्विड या लोशन का यूज करें और उसी से उनकी क्लीनिंग करें या वॉशिंग करें, और वॉशिंग करने के बाद उसको ड्राई करने के बाद ही तो फिर एक टॉपिकल एजेंट यानी एक्सटर्नल यूज की दवाओं का प्रयोग करें। और क्या करना चाहिए, एक्ने वल्गैरिस के उपचार में प्रयोग होने वाली दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं। अगर ये आते हैं जैसे कि स्किन का रेडनेस हो जाना, ड्राईनेस हो जाना, हाइपर या हाइपोपिगमेंटेशन होना, यानी उसका कलर बदल जाना, तो इस तरह की दिक्कतें साइड इफेक्ट के रूप में भी सामने आती हैं। तो अगर ये ऐसी कंडीशन होती है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर को फिर इस बात की सूचना दें, उसको फिर एक बार दिखाएं और फिर जो गाइडलाइन आपको देता है उसको फॉलो करें। अब इसमें ये रेडनेस है, ड्राइनेस है, हाइपर या हाइपोपिगमेंटेशन है, और क्या होता है, ब्लिस्टर्स हैं और क्रस्ट बन जाना, पीलिंग, स्किन का छिल जाना, तमाम ये दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर इस तरह की ये ब्लिस्टर्स क्या है, ये जो छोटे छोटे फफोले जैसे बन जाते हैं जिनमें कोई फ्लूइड भर जाता है, इनको ब्लिस्टर्स बोलते हैं। क्रस्ट यानी पपड़ी बन जाती है, पीलिंग यानी वहां पर छिलने जैसा अल्सरेटिव वुंड बन जाता है। तो अगर इस तरह की दिक्कतें दवा लेने के बाद होती हैं तो बिना घबराए आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपनी दिक्कतों से उसको दिखाएं और फिर जो उचित सलाह देता है उसको फॉलो करें तो आपको लाभ मिलेगा। और क्या करना चाहिए, चेहरे पर दवा प्रयोग करते समय एक खास ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी भी वो कहा है ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर ये जो चेहरे पर, फेस पर जो आप एक्सटर्नल यूज की दवाएं लगा रहे हैं, थोड़ा सा अगर लापरवाही हुई, ध्यान ना से बात हटी और वो दवाएं अगर कहीं आंख में चली गई तो फिर इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये एसेस करना चाहिए एक नर्स को, पेशेंट को गाइडलाइन करना चाहिए, बताना चाहिए कि जब भी आप अपने फेस पर किसी क्रीम या लोशन का यूज करते हैं तो ये ध्यान रखें कि इसका छोटा भी अंश कहीं आंखों में न जाए, अन्यथा आंखों को नुकसान हो सकता है, आंखों में क्षति हो सकती है। और क्या निर्धारण करना चाहिए, रोगी को अत्यधिक तेज धूप से बचना चाहिए। जिनको ये सब प्रॉब्लम होती है और देर तक और तेज धूप में रहने से बचना चाहिए, अन्यथा उसमें इरिटेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है और कॉम्प्लिकेशंस उसकी बढ़ सकती हैं। और क्या करना चाहिए, एक्ने को दबाने या फोड़ने से बचना चाहिए। प्रायः मनुष्य का स्वभाव है कि अगर कहीं चेहरे पर थोड़ी भी छोटी मोटी फुड़िया फुंसी हो गई तो उसको तुरंत छेड़छाड़ शुरू कर देता है। इससे क्या होता है, उसका रूप बिगड़ सकता है। तो एक्ने को दबाने या फोड़ने से बचना चाहिए, यानी उसके साथ किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ करने से बचना चाहिए। और क्या असेसमेंट करना चाहिए, रोगी को बैलेंस डाइट की सलाह देनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, उसे ये भी गाइड करना चाहिए कि भाई ये मिर्च मसालेदार यानी स्पाइसी और खासतौर से तैलीय चीजों का यूज आप भरसक न करें, इससे बचें, अन्यथा आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और क्या बताना चाहिए कि तेज धूप, अधिक धूल, मिट्टी, गर्द गुबार वाले लोकेशन में निकलने से पहले पीड़ित यह है अपने अफेक्टेड पार्ट को किसी कपड़े से ढक करके ही निकले, अन्यथा इससे धूल से, मिट्टी से और तेज धूप से उसकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
इसके अलावा क्या करना चाहिए? अत्यधिक तैलीय कॉस्मेटिक का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, अंधाधुंध लोग कॉस्मेटिक का यूज करते हैं। वो कैसा है ना है इसका ध्यान दिए बिना बस यूज लोग करते चले जा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम भी सामने आ रहा है। तो एक नर्स का ये कर्तव्य बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने पीड़ित को, अपने पेशेंट को, रोगी को इस बात का वो ताकीद करे, सलाह दे कि भाई देखिए बहुत सारे कॉस्मेटिक्स ऐसे हैं जिनमें ऑयली चीजों का मिश्रण काफी हाई लेवल पर किया गया है, तो इनके प्रयोग से आप बचिए। और क्या करना चाहिए? प्रभावित भाग की धुलाई करते समय स्क्रबिंग न होने दें, यानी जब आप उसकी धुलाई सफाई स्क्रीन करते हैं, वॉशिंग करते हैं, तो उस समय खरोंच आने के चांसेस बन सकते हैं, स्क्रबिंग हो सकते हैं। इससे बचना चाहिए। आपको सापेली उन्हें क्लीनिंग उसकी करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? चेहरे पर कॉमेडोन्स, यानी एक मुहासा का ही प्रकार है, पाप्यूल्स को आप जानते ही हैं, जो सिस्ट लाइक नोड्यूलर होते हैं, पस्ट्यूल्स जो पस्टुलस होते हैं जिनमें पस बन जाता है, होने के कारण रोगी डिसफिंगरिंग की चिंता से परेशान हो जाता है। ये तो डिसफिंगरिंग क्या है? तो डिसफिंगरिंग क्या है? ये स्किन के नीचे गांठों जैसा गांठदार मुहासे भी फॉर्म होते हैं, जिनसे काफी स्कार वगैरह बन जाते हैं। तो ये बातें सब सोच करके पीड़ित व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो सकता है। तो एक नर्स का यह कर्तव्य बनता है कि इस बात से उसको रीश्योर करे तथा उसे मानसिक सपोर्ट करे एवं चिकित्सक के सलाह के अनुसार दवाओं को या चिकित्सक के सलाह को अनुसरण करने की सलाह देना चाहिए। बाकी सब अगर इतना एक नर्स अपने पीड़ित के साथ ये सब असेस करके उसे सारी बातों का ज्ञान करा देता है, तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशन से उसे काफी राहत मिल जाती है। तो आपने एकनी बलगैरिस के केस में नर्सिंग प्रबंधन के बारे में सुना। अगर अभी भी कोई आपको दिक्कत है, कोई डाउट है, तो एक बार मैं सरसरी तौर पर इसको रिवाइज कर देता हूं। एक नर्स को क्या करना चाहिए? नर्सिंग प्रबंधन में पहला पॉइंट है कि रोगी के सामान्य स्वास्थ्य की देखभाल का निर्धारण कर ले। फिर रोगी के लक्षणों जैसे कमोडेंस, पाप्यूल्स, पस्ट्यूल्स आदि की सीवियरिटी को समझते हुए उसे उचित जो सलाह देनी चाहिए वो दें। फिर रोगी के प्रभावित भाग की धुलाई सफाई के लिए जो डॉक्टर के द्वारा परामर्श दिया गया है कि ये स्पेसिफिक साबुन का ही यूज करिए या किसी स्पेसिफिक लिक्विड या लोशन का ही यूज करना चाहिए, तो आप उसको ये बताएं कि इसके अलावा आप किसी दूसरे केमिकल का यूज न करें, जो डॉक्टर ने बताया है उसी का यूज करें। और क्या करना चाहिए? चिकित्सक के परामर्श के अनुसार जो सभी टॉपिकल और सिस्टेमिक दवाएं ले रहा है उनका उचित तरीके से डॉक्टर के गाइडलाइन के अनुसार उनका क्या डोजिंग है, किस टाइम लेना है, कब लेना है, कितने दिन तक लेना है, इन सारी बातों का प्रयोग जो है बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? एक्ने वल्गैरिस का ट्रीटमेंट प्राय लंबे समय तक चलता है, तो इसका लाभ भी देर से मिलता है। अब इसमें यह होता है कि जब लंबा समय तक ट्रीटमेंट करने के बाद भी लाभ नहीं दिखता है या फास्ट गति से लाभ नहीं दिखता है, तो पेशेंट अपना धैर्य खोने लगता है और उसमें विश्वास की कमी होने लगती है कि शायद मेरा सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं इस डॉक्टर को बदल दिया जाए या दवा को बदल दिया जाए। तो इसका दुष्प्रभाव उसको झेलना पड़ता है, तो ऐसा वो न करे। इस बात का असेसमेंट एक नर्स को करना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? कैपिटल एजेंट का प्रयोग करने से पूर्व ये जो लोकल एप्लीकेशंस हैं इनका प्रयोग जब भी पेशेंट करता है, तो इनके प्रयोग करने के पहले पहले उसको जो उसका अफेक्टेड एरिया है, पार्ट है जहां पर इनका इफेक्ट है, उसको अच्छी तरह से वॉश कर ले। इसके बाद ही टॉपिकल एजेंट का प्रयोग करें। एक्ने वल्गैरिस के उपचार में प्रयोग होने वाली दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट भी दिखाई देते हैं,
जैसे स्किन पर रेडनेस का होना और स्किन का ड्राइनेस होना, हाइपर या हाइपोपिगमेंटेशन होना यानी स्किन का कलर बदल जाना, ब्लिस्टर्स का हो जाना, पपड़ी का जम जाना, फिर पीलिंग का, स्किन का पीलिंग हो जाना यानी छिल जाना, इन तमाम बातों का अगर कहीं इफेक्ट दिखता है, इस तरह के साइड इफेक्ट दिखते हैं, तो बिना घबराए और बिना विलंब किए हुए तुरंत अपने चिकित्सक के पास जाना चाहिए और ये सारे अपने कंप्लेंट्स उसको दिखाना चाहिए, ताकि फिर डॉक्टर उसके लिए कोई अलग से गाइडलाइन आपको जारी करे या फिर कोई मेडिसिन में फेरबदल करना चाहता है तो कर सकता है। और क्या करना चाहिए, चेहरे पर दवाओं का प्रयोग करते समय, चाहे कोई सोप यूज करते हो, चाहे कोई लोशन या कोई ऑइंटमेंट यूज करते हैं, तो ये इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उनका छोटा भी अंश आंख में न जाने पाए, अन्यथा आंखों को क्षति हो सकती है। और क्या करना चाहिए, रोगी को अत्यधिक तेज धूप से बचना चाहिए और धूप में देर तक नहीं रहना चाहिए, अन्यथा उसकी प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी हो सकती है, उसमें इरिटेशन, जलन हो सकता है। और क्या करना चाहिए, एक्ने को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, न दबाना चाहिए, न फोड़ना चाहिए, इससे पेशेंट को बचना चाहिए। और क्या करना चाहिए, डॉक्टर को एसेस करना चाहिए कि अपने रोगी को बताए कि वो बैलेंस डाइट पर ध्यान दे और ये मिर्च मसालेदार स्पाइसी फूड को थोड़ा उससे दूरी बनाए और खास तौर से जो ऑयली फूड्स होते हैं उनसे बिल्कुल वो बचे। और क्या करना चाहिए, तेज धूप, अधिक धूल मिट्टी वाले एटमॉस्फेयर में जाने से पहले, निकलने से पहले पेशेंट को बताइए कि वो अफेक्टेड पार्ट को किसी कपड़े से या स्कार्फ से ढक करके निकले, अन्यथा ये तेज धूप, अधिक धूल और मिट्टी के कण आदि उस पर जमा होंगे तो उसकी दिक्कतों में इजाफा हो सकता है, उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। और क्या करना चाहिए, अत्यधिक ऐसे कॉस्मेटिक्स जिसमें ऑयल की मात्रा ज्यादा है, ऑयली नेचर हो, उनका यूज करने से वो बचे। और क्या करना चाहिए, प्रभावित भाग की धुलाई करते समय स्क्रबिंग होने न दें, यानी जब आप धुलाई सफाई करते हैं तो वहां पर खरोंच बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं, संभावना हो सकती है। तो खास तौर से उस समय इस बात का ध्यान रखें कि सॉफ्ट हैंड से उसकी धुलाई सफाई करें, और वहां ताकि वहां पर किसी भी तरह का कोई खरोच न हो, स्क्रैपिंग न हो। और क्या करना चाहिए, ये चेहरे पर कमोडेंस, पाप्यूल्स, पस्ट्यूल्स होने के कारण रोगी डिस्फिंगरिंग की चिंता से परेशान हो जाता है। ये डिस्फिंगरिंग क्या होता है, ये स्किन के नीचे गांठदार मुहासे भी निकलते हैं जो ऊपर से दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके वजह से स्कार बन जाते हैं। तो इसको लेकर के पेशेंट जो है मानसिक रूप से थोड़ा परेशान हो सकता है। तो एक नर्स को ये एसेस करना चाहिए कि वो उसे रिश्योर करे तथा उसे मानसिक सपोर्ट करे और बार बार उसको प्रेशराइज करे कि चिकित्सक के सलाह के अनुसार जो गाइडलाइन डॉक्टर ने दिया है उसको नियमित रूप से फॉलो करे और उसमें विश्वास रखे, वो निश्चित रूप से वो आरोग्य हो जाएगा और उसको अपनी दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करेंगे। बाकी अगले वीडियो में फिर कोई हम नई स्वास्थ्य समस्या के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे।